गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी हेल्प में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं आपको पढ़ाने के लिए जो बुक यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, वो एनसीईआरटी की बुक नहीं है, वो एक प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक है, न्यू लॉन्गमैन विस्टास की बुक में यूज़ कर रहा हूँ। और उस बुक का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 आपके सामने है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को आज डिटेल में पढ़ते हैं। मैं एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझाऊंगा। और आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन रह जाए या कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के मीडियम से मुझे इन्फॉर्म करेंगे। कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखेंगे और मैं आपको उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा। तो लेते हैं आपके बुक का पहला हेडिंग जो आपका है नेचुरल वेजिटेशन। नो, व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन? नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है इस पूरे वर्ल्ड में, अर्थ पे, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन से मतलब उस एरिया से है जहाँ नेचुरली तरीके से प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं, जहाँ नेचुरली वे में, नेचुरल तरीके से प्लांट्स, श्रब्स, ठीक है, स्मॉलर प्लांट्स, बिगर प्लांट्स या श्रब्स, ठीक है, अगर वो अपने आप उगे हुए हैं, ठीक है, अपने आप ग्रो कर रहे हैं या ग्रो कर चुके हैं, तो उन एरियाज को क्या कहा जाता है? नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। और उन सारे प्लांट्स को, उनकी कैटेगरीज को, श्रब्स को, हर्ब्स को, प्लांट्स को क्या कहा जाता है? नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। नेचुरल वेजिटेशन उन्हीं प्लांट को कहते हैं या उनसे कवर्ड एरिया को कहते हैं जिसको किसी आर्टिफिशियल तरीके से ग्रो नहीं किया गया है या आर्टिफिशियल तरीके से ग्रो नहीं हुआ है। वो अपने आप ग्रो होते हैं, नेचुरल हेल्प से वो ग्रो होते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो पूरे अर्थ पे नेचुरल वेजिटेशन आपको पाई जाती है, चाहे वो इंडिया की कंट्री हो, चाहे अमेरिकन कंट्री हो, यूरोप हो, अफ्रीकन कंटिनेंट हो, ठीक है, आपका ये नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट हो, साउथ अमेरिका कंटिनेंट हो, लगभग हर जगह आपको नेचुरल वेजिटेशन पाया जाता है। लेकिन सभी कंट्रीज में एक जैसा सिमिलर नेचुरल वेजिटेशन हो तो ये आपका ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। नेचुरल वेजिटेशन तो होता है, हर कंटिनेंट में होता है, हर कंट्री में होता है, लेकिन सिमिलर प्लांटेशन, सिमिलर नेचुरल वेजिटेशन हर कंट्री में मिले, एक ही जैसा नेचुरल वेजिटेशन आपको हर कंट्री में मिले, हर कंटिनेंट में मिले, तो ये गलत बात है। क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन का होना, उनका मिलना, उनका न मिलना, ये कुछ क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो कौन से क्राइटेरियाज है, कौन से कंडीशंस हैं, उनको हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने क्या देखा, ऐसा रीजन, ऐसा एरिया जो नेचुरल प्लांट से, श्रब से, हर्ब से, ठीक है, घिरा हुआ रहता है, उसको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं, ठीक है। और एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं, ठीक है। बायोम क्या कहते हैं? ये किसी पर्टिकुलर एरिया को जहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन होता है, वैरायटी ऑफ प्लांट्स पाए जाते हैं, वैरायटी ऑफ श्रब्स, हर्ब्स पाए जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो बायोम कहते हैं। हर बायोम डिफरेंट होता है, हर एक बायोम एक दूसरे से अलग होता है, ठीक है। कई टाइप के बायोम होते हैं, कई कैटेगरी के बायोम होते हैं और सभी बायोम लगभग एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। बायोम का कैटेगराइज भी अलग अलग होता है, ठीक है। अब प्लांट्स कहीं पाए जाएंगे तो एक ही टाइप के प्लांट तो पाए नहीं जाएंगे, वैरायटी ऑफ प्लांट पाए जाएंगे, बहुत सारे प्लांट हैं, बहुत सारे प्लांट में वैरायटीज हैं जो पाए जाएंगे, तो उन वैरायटीज के बेसिस पे बायोम क्या हो जाता है? आपका अलग हो जाता है, ठीक है। अब सवाल ये है कि हम उनको स्टडी करने के लिए हम उसको कैसे स्टडी करेंगे, हम कैसे कैटेगराइज करेंगे? तो जितने यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन आपके अर्थ में पाए जाते हैं तो उनको 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि हम चीज़ों को आसानी से समझ सकें और हम चीज़ों को आसानी से पढ़ सकें, ठीक है। उनको कैसे किया जाता है और उनका ये क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो उनको फॉरेस्ट में बदला जाता है, ग्रास में किया जाता है और श्रब्स में। फॉरेस्ट में, ग्रास में और श्रब, SHRUB, ठीक है। श्रब भी आप जानते हैं, श्रब मतलब झाड़ी, छोटे पौधे। ग्रास तो आप जानते हैं, फॉरेस्ट तो आप जानते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट, ग्रास और श्रब में इन टोटल नेचुरल जो वेजिटेशन पाई जाती है उनको डिवाइड कर दिया जाता है। तो आइए सबसे पहले हेडिंग लेते हैं फॉरेस्ट का। फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू
टू मेन कैटेगरीज। ऐसे तो फॉरेस्ट की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, लेकिन अभी आपको क्लास 8 लेवल पे टू मेन कैटेगरीज को आपको माइंड में रखना है। फर्स्ट आपका है एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकंड आपका है क्या तो डेसिडस फॉरेस्ट। ठीक है, अब उस एवरग्रीन में भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन हो जाएगा, ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडस हो जाएगा, ड्राई डेसिडस हो जाएगा। ठीक है, बहुत सी कैटेगरीज इसमें बनती हैं, बनाई जाती हैं, बनी भी हुई हैं, लेकिन आपको मेन कैटेगरीज को यहाँ पे पढ़ना है जो कि आपको बुक में आपको दिया हुआ है। ठीक है, वो आपका है एवरग्रीन फॉरेस्ट और आपके डेसिडस फॉरेस्ट। अब बात करते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। आपके मोबाइल स्क्रीन पे एक इमेज आ रही होगी, एक पिक्चर आ रही होगी, उस पिक्चर को आप देखेंगे तो इसी को आपको, ये आपको एग्जांपल हो गया एवरग्रीन फॉरेस्ट का। एवरग्रीन जो आपके फॉरेस्ट होते हैं उनको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, इनको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि आप अगर ग्लोब को देखें तो इक्वेटर जहां जहां गुजरी है, यानी इक्वेटर लाइन को अगर आप देखें, इक्वेटर लाइन के आसपास जितने भी कंटिनेंट है, जितने भी कंट्री पाई जाती हैं, वहाँ इस टाइप के आपकी वेजिटेशन पाई जाती है, इस टाइप के आपके प्लांट वगैरह श्रब वगैरह वहाँ पे पाए जाते हैं। एवरग्रीन इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस एरिया में इक्वेटर लाइन के आसपास जितने भी कंट्री या जितने भी कंटिनेंट आपके होते हैं, वहाँ रेन सफिशिएंट अमाउंट में होती है। ठीक है, वहाँ हॉट कंडीशन पाया जाता है, ह्यूमिडिटी पाई जाती है, ठीक है, हॉट टेम्परेचर पाया जाता है और रेन सफिशिएंट अमाउंट में पाई जाती है। जब सफिशिएंट अमाउंट में रेन पाया जाएगा, ठीक है, तो वहाँ प्लांट्स का जो ग्रो होगा बहुत ही अच्छे तरीके से होगा, बेहतर तरीके से प्लांट्स ग्रो करते हैं। और प्लांट्स को ग्रो करने के लिए लगभग जितने भी एलिमेंट उनको चाहिए होता है वो उनको मिलता है। सबसे मेन एलिमेंट तो आपका वाटर है, ठीक है, तो वाटर उनको भरपूर मिलता है, तो इसलिए ये आपके डेंस फॉरेस्ट होते हैं। यहाँ जो वेजिटेशन उगती है बहुत घन, बहुत डेंस होते हैं, इतने डेंस होते हैं कि सनलाइट जो होती है वो ग्राउंड को टच नहीं कर पाती है। ठीक है, पेड़ इनके कंपेरेटिवली लंबे होते हैं, पत्तियां इनकी चौड़ी चौड़ी होती हैं, ब्रॉडर लीव्स होती हैं और वैरायटी ऑफ प्लांट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। ये लगभग पूरे थ्रू ऑफ द ईयर हरे भरे ही रहते हैं। ठीक है, ठीक है, इन प्लांट्स की पत्तियां बहुत कम गिरती हैं, या अगर गिरती भी हैं, ठीक है, तो उनका रेशियो कम होता है। मतलब इनको ग्रो करने के लिए बहुत सारा एलिमेंट पहले से इनको मिला हुआ होता है। ठीक है, अब इनको 4 ग्रुप में बांटा जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, मेडिटेरियन और कॉन्फेरस। यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन, टेम्परेट एवरग्रीन, मेडिटेरियन एवरग्रीन और कॉनिफेरस एवरग्रीन। ठीक है, तो केवल आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट को 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब इन कैटेगरीज के बारे में हम आगे पढ़ते हैं, पहले हम थोड़ा ले लेते हैं हेडिंग डेसिडस फॉरेस्ट का। ठीक है, अब भाई डेसिडस फॉरेस्ट क्या होता है? तो डेसिडस फॉरेस्ट जो होते हैं वो उनकी जो प्लांट्स आपके होते हैं वो एवरग्रीन फॉरेस्ट के तरीके से नहीं होते हैं। यहाँ रेन कंपेरेटिवली थोड़ी सी कम होती है, तो जब रेन कंपेरेटिवली थोड़ी सी कम होगी तो वेजिटेशन में भी अंतर रहेगा, डिफरेंस रहेगा। तो डेसिडस फॉरेस्ट में क्या होता है कि यहाँ की जो प्लांट्स होते हैं, इन जंगलों में, इन फॉरेस्ट में जो प्लांट्स होते हैं वो अपना लीव्स ड्रॉप कर देते हैं और नए लीव्स आ जाते हैं। ये उतने आपके डेंस नहीं होते, ये उतने आप घने यानी पास पास इनके ट्रीज नहीं होते हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पे एक इमेज आ रही होगी, आप उसको देखें। ये एग्जाम्पल आपका है डेसिडस फॉरेस्ट का। ठीक है, तो डेसिडस फॉरेस्ट को भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं हम, एक ट्रॉपिकल डेसिडस और एक टेम्परेट डेसिडस। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रासलैंड की। जो अभी तक तो मैंने आपको फॉरेस्ट के बारे में बताया। अब नेचुरल वेजिटेशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, फॉरेस्ट, ग्रासेस और आपके श्रब्स में। तो वही जो सेकंड आपका है ग्रासलैंड, ग्रासेस यानी ग्रासलैंड्स। तो ग्रासलैंड्स कहने का मतलब क्या है कि क्लाइमेट ऐसा होता है, ठीक है, कि बहुत लंबे चौड़े या टॉलर ट्रीज न उग करके, लंबे चौड़े पौधे या प्लांट्स न उग करके केवल घासें ही उगती हैं। ठीक है, तो किसी एरिया में बहुत ज्यादा घास अगर उगी हुई है नेचुरल तरीके से,
तो उन एरियाज को ग्रासलैंड कहा जाता है। और इन ग्रासलैंड को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, टेम्परेट ग्रासलैंड और आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो जो आपकी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होती हैं, ठीक है, ये आपकी अर्जेंटीना में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, और साउथ अफ्रीका में, ठीक है, इन जगहों पे पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, इन ग्रासलैंड्स को डाउन्स कहा जाता है, ठीक है। अफ्रीका में, ठीक है, इनको वेल्ड कहा जाता है। नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में इनको कहीं प्रेरीज कहा जाता है, कहीं पंपास कहा जाता है, कहीं लानोस कहा जाता है, कहीं पंपोस कहा जाता है, ठीक है, कहीं इनको स्टेपीज नाम दिया जाता है। तो ये आपकी लंबी चौड़ी ग्रासलैंड्स होती हैं। कहीं कहीं घासें, कहीं कहीं घास आपकी छोटे साइज की होती है, तो कहीं कहीं लंबी लंबी घासें होती हैं। यानी वहाँ पे प्लांटेशन के रूप में बड़े बड़े ट्रीज आपको नहीं दिखाई देने के लिए मिलते हैं, केवल ग्रास ही ग्रास आपको दिखाई देने के लिए मिलती है। ऐसे एरियाज को हम ग्रासलैंड्स कहते हैं। और मैंने आपको एग्जांपल भी बताया, लानोस के, पाम्पोस के, पंपास, पाम्पोस, कहीं कहीं कहा जाता है स्टेपीज होता है, प्रेरीज होता है, वेल्ड कहा जाता है, डाउन्स कहा जाता है। आपके इंडिया में भी, ठीक है, जम्मू कश्मीर के इलाके में एक प्रकार की ग्रासलैंड्स पाई जाती हैं जिन्हें मर गया, ठीक है, गर्ग कहा जाता है। जैसे गुलमर्ग, ठीक है, गुलमर्ग मर गया गर्ग उनको कहा जाता है। तो भी अपने टाइप की ग्रासलैंड्स होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा से डिटेल में। फॉरेस्ट की जो मैंने कैटेगरी आपको बताई थी एवरग्रीन, तो उसमें जो आपका और भी जब उसको कैटेगराइज करेंगे तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन आता है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो इक्वेटोरियल रीजन में पाए जाते हैं। जहाँ जहाँ इक्वेटर है, इक्वेटर लाइन आप ग्लोब में अगर देखेंगे तो जहाँ जहाँ ग्लोब में इक्वेटर लाइन है वहाँ वहाँ ये पाए जाते हैं। इनके फेमस एग्जाम्पल अमेजन के फॉरेस्ट हो गए, ठीक है, साउथ अमेरिका के फॉरेस्ट हो गए, कांगो का बेसिन हो गया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गया और अफ्रीका का कंट्री हो गया। इन सारी जगहों पे ये इस प्रकार के यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपके पाए जाते हैं। अब इनके प्लांट्स के बारे में देख लेते हैं। इनके प्लांट्स क्या होते हैं? डेंस होते हैं, घने जंगल पाए जाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं, पत्तियां चौड़ी चौड़ी होती हैं, ठीक है। और जो इनका फॉरेस्ट का जो ग्राउंड लेवल होता है वो थोड़ा दलदली टाइप का होता है, यानी नम होता है, क्योंकि सनलाइट तो पड़ती नहीं है। सनलाइट नहीं पड़े, सनलाइट अगर ग्राउंड तक नहीं आ पाएगी, ठीक है, तो जो सॉइल होती है रेनी सीजन में वो आपकी थोड़ी सी नम वाली हो जाएगी, तो वो मार्सी हो जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से ट्री यहाँ मिलते हैं, कौन कौन से पेड़ मिलते हैं? तो इबोनी मिलता है, महोगनी मिलता है, रोजवुड मिलता है, रबर मिलता है, सिनकोना मिलता है, ठीक है, और बहुत से वैरायटी के यहाँ पे आपके मिलते हैं। एनिमल्स की बात करें तो मंकी मिलते हैं, एप्स मिलते हैं, ठीक है, पूमाज मिलते हैं, जगुआर्स मिलते हैं, हिपोपोटामस मिलता है, क्रोकोडाइल मिलते हैं, एलिगेटर मिलते हैं, ह्यूज स्नेक मिलते हैं, अनाकोंडा टाइप के मिलते हैं, ठीक है, और बहुत सारे कलरफुल बर्ड मिलते हैं। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें तो ये थोड़े से कम टेम्परेचर वाले इलाके मिलते हैं, जैसे चाइना, यूएसए, ब्राजील, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया हो गया। यहाँ इस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और इनमें ट्री आपके मिक्स कैटेगरी के होते हैं, ठीक है, और सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल पर्पज में यहीं के ट्री काम आते हैं। इनकी लकड़ी मजबूत होती है, जैसे ओक हो गया, यूकेलिप्टस हो गया, पाइन हो गया, कैम्फर हो गया, बैम्बू हो गया, मलबरी हो गया, इस टाइप के ट्री यहाँ पे पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एनिमल्स कौन कौन से पाए जाएंगे? डियर हो गया, एंटीलोप हो गया, मंकी हो गया, बियर हो गया, फॉक्स हो गया और पांडा हो गए, ठीक है, ये पाए जाते हैं। मेडिटेरियन फॉरेस्ट, ये थोड़े से यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है और ये आपके एशिया में, नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में, कैलिफोर्निया में, सेंट्रल चिली में यहाँ ये पाए जाते हैं। यहाँ भी आपके ठीक ठाक प्रकार के ट्री पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे ओलिव हो गया, कॉर्क हो गया, ओक हो गया, ठीक है, पाइन हो गया, सेडर हो गया, साइप्रेस हो गया, सिट्रस हो गया, ये पाए जाते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनिमल नहीं पाए जाते। कोनिफेरस की अगर बात, कोनिफेरस एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें
तो यहाँ पे रेन आपका 55 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर होती है, जो कि बहुत कम अमाउंट में रेन मानी जाती है। कम अमाउंट में रेन होने की वजह से, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पे वेजिटेशन नहीं पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एवरग्रीन ट्रीज पाए जाते हैं और लंबे लंबे पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे पाइन हो गया, फर हो गया, स्प्रूस हो गया, लार्च हो गया, सेडर हो गया। ठीक है, ये सब पाए जाते हैं। और एनिमल में आपको फर वाले एनिमल पाए जाते हैं, जिनके बॉडी पे बहुत सारा बाल होता है। फॉक्स हो गया, लिंक्स हो गया, ठीक है, मिंक हो गया, मूज हो गया, बियर हो गए, ये सब चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं। ट्रॉपिकल डेसिडस तो मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, अब आते हैं वाइल्ड लाइफ पे। अब तक तो हम लोगों ने भाई प्लांट्स के बारे में बात किया कि प्लांट्स के बेसिस पे कौन कौन से, तो उनको हमने फॉरेस्ट में कैटेगराइज कर दिया, श्रब्स में कैटेगराइज कर दिया और ग्रास लैंड में कैटेगराइज कर दिया। अब जहाँ फॉरेस्ट होगा वहाँ एनिमल भी तो होंगे। तो पूरे अर्थ पे जितने भी टाइप के आपके एनिमल्स पाए जाते हैं उनको हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ रिफर्स टू द वेरियस स्पीसीज ऑफ एनिमल्स विच लिव इन ए नेचुरल हैबिटेट। किसी एक नेचुरल हैबिटेट में जितने टाइप के वहाँ पे एनिमल्स रहते हैं तो उनको वाइल्ड लाइफ कहा जाता है। तो नेचुरल वेजिटेशन को वाइल्ड लाइफ के साथ ही जोड़ करके हम इसका स्टडी करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन को वाइल्ड लाइफ से आप अलग नहीं रख सकते, दोनों मिल करके इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं, इकोलॉजी को, ठीक है, मेंटेन करते हैं। या इन्वायरमेंट, अगर ऐसा कहें कि ये इन्वायरमेंट को भी मेंटेन करते हैं तो ये कहना कोई बढ़ा चढ़ा के कहने वाली बात नहीं हुई। नेचुरल वेजिटेशन को आप बराबर वाइल्ड लाइफ से ही कनेक्ट करके चलेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं और ह्यूमन इन दोनों पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं कि वे कितने टाइप के, ठीक है, पाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपके कौन कौन से टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं। मंकी, एप्स, प्यूमास, जगुआर्स, हिप्पोपोटामस, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, ह्यूज स्नेक लाइक एनाकोंडा। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में डियर पाया जाता है, एंटीलोप, मंकी, बियर्स, वॉल्व्स, फॉक्सेस, जायंट पांडास पाए जाते हैं। मेडिटेरियन फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं पाया जाता। कॉनिफेरस की बात करें तो कॉनिफेरस की एक स्पेशलिटी होती है, ठीक है, इसको टैगा भी कहते हैं, इसको टैगा फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो यहाँ टेम्परेचर आपका कम होता है, क्योंकि इक्वेटर से ये बहुत ज़्यादा दूर ये होते हैं। इक्वेटर के नज़दीक जो भी कंट्रीज होंगे वहाँ तो टेम्परेचर हाई रहेगा ही। इक्वेटर से जैसे जैसे आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ आते जाएंगे, जैसे सपोज कर लीजिए आपकी ये अर्थ है, ये आपकी अर्थ है, तो ये सेंटर आपका क्या है, इक्वेटर है, ये आपका इक्वेटर है। इक्वेटर से इधर आपका नॉर्थ पोल हो गया, इधर से आप साउथ हो गया। इक्वेटर से जैसे आप साउथ जाएंगे तो टेम्परेचर आपका घटता जाता है, और इक्वेटर से आप जब नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे तो भी आपका टेम्परेचर कम होता जाता है। तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट जिस एरियाज में पाया जाता है वहाँ पे टेम्परेचर लो पाया जाता है, कम पाया जाता है। तो क्लाइमेट आपका कोल्ड रहता है। तो कोल्ड क्लाइमेट में आपके ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं जिनके बॉडी में बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, जिनको फर कहा जाता है। जैसे आपका फॉक्स हो गया, ठीक है, लिंक्स हो गए, स्नो लेपर्ड हो गया, बियर हो गए, मूज हो गए, इस टाइप के एनिमल्स आपके पाए जाते हैं। और ट्रॉपिकल डेसिडस में टाइगर पाया जाता है, एलिफेंट पाए जाते हैं, लेपर्ड पाए जाते हैं, बियर पाए जाते हैं, मंकीज पाए जाते हैं, डियर पाया जाता है और रिनोसिरोस पाए जाते हैं। इतने टाइप के आपके ये एनिमल्स पाए जाते हैं। अब इतने टाइप से जब एनिमल्स पाए जाते हैं और इतने सारे टाइप के हमको जब नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है, तो ये तो हर ह्यूमन बॉडी का ड्यूटी हो गई कि इनको हमको सेव करके रखना चाहिए, क्योंकि एनिमल्स और प्लांट्स हमारे इकोलॉजी के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए वेरी वेरी नेसेसरी हैं। अगर ये न रहें तो पूरा का पूरा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो गड़बड़ हो जाएगा, उसमें डिफरेंसेस पैदा हो जाएंगे और ह्यूमंस को भी इसका नुकसान होगा। इन्वायरमेंट को तो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। अब जब इन्वायरमेंट का नुकसान होगा तो नेचुरली जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका नुकसान तो
होना ही होना है। एवरग्रीन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप्स के आपके ट्रीज मिलते हैं। उनमें बहुत सी ऐसी ट्रीज होती हैं जिनका यूज हम मेडिसिन बनाने में करते हैं। अब बहुत सी ऐसी ट्रीज होती हैं जिनका यूज हम टिम्बर मर्चेंट इंडस्ट्री में करते हैं, ठीक है, हाउस बनाने में, बहुत सारी चीजें बनाने में उनके लकड़ियों का यूज किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे आपके वहां पे प्लांट मिल जाएंगे जिनका यूज मेडिसिन बनाने में, मेडिसिनल रिसर्च करने में उनका यूज होता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन जो बनाई जाती है वो 90% आपके प्लांट से ही या उनके हर्ब से ही या उनके रूट से ही बनाई जाती है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनमें मेडिकल क्वालिटी पाई जाती है और जिनसे सीरियस से सीरियस बीमारियों के लिए मेडिसिन बनाई जा सकती है। तो ये नेचुरल वेजिटेशन हमारे अर्थ में एक गॉड का गिफ्ट है। जैसे ह्यूमन बींग्स इंपॉर्टेंट है, वैसे नेचुरल वेजिटेशन और प्लांट्स भी आपके इंपॉर्टेंट है। इनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत ही जरूरी है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनको कंजर्व करना पड़ेगा। इन्हें कंजर्व करने की जरूरत है। अगर इन्हें कंजर्व नहीं किया गया तो इसके बहुत से डेंजरस साइड इफेक्ट आते हैं और कई तो देखने को मिल भी रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज के फॉरेस्ट सबसे बड़े आपके सोर्स होते हैं। तो इनको क्या करना चाहिए, तो इनको आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमें रबर कहाँ से मिलता है, फॉरेस्ट से मिलता है, ठीक है। हमें गम्स मिलता है फॉरेस्ट से, मेडिसिनल हर्ब्स मैंने आपको बताया ही, हनी मिलता है फॉरेस्ट से, लीव्स मिलते हैं फॉरेस्ट से, ठीक है। टिम्बर इंडस्ट्री के लिए लकड़ियां कहाँ से मिलती हैं, फॉरेस्ट से मिलती हैं। और फॉरेस्ट ऑक्सीजन को मेंटेन करने के सबसे बड़े सोर्स होते हैं। और फॉरेस्ट अगर ना हो, ट्रीज अगर ना हो, तो रेन नहीं होगी या कम अमाउंट में रेन होगी। जहां जहां डेजर्ट पाए जाते हैं वहां हमारे रेन होती है, नहीं होती है। ये ट्रीज ही होते हैं, पेड़ ही होते हैं जो रेन को इनवाइट करते हैं, या इनके होने से रेन ज्यादा होती है, ठीक है। तो होता क्या रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ने से, ठीक है, बहुत से फॉरेस्ट को कट करके कॉलोनीज बना दी जा रही हैं, इंडस्ट्रियल प्लांट वहां पे लगा दिए जा रहे हैं, या अदर रीजन्स में उनका यूज कर लिया जा रहा है, ठीक है। तो इसको डिफोरेस्टेशन कहते हैं, पेड़ों का कटान। पेड़ बहुत सारे कट रहे हैं, तो इस प्रोसेस को डिफोरेस्टेशन कहते हैं। तो जब डिफोरेस्टेशन होगा तो ऑक्सीजन की कमी होगी इन्वायरमेंट में और नेचुरल वेजिटेशन को भी बहुत सारा नुकसान पहुंचेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग के केसेस बढ़ेंगे, अर्थ का टेम्परेचर पर ईयर आपका इंक्रीज होता जा रहा है। इससे बहुत सारी बीमारियां भी पैदा हो रही हैं, इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस हो रहा है, बेमौसम रेन हो जा रही है, बेमौसम आंधी तूफान आ रहे हैं, टोर्नेडो आ रहे हैं, साइक्लोन आ रहे हैं, ठीक है, फ्लड आ रही है। तो ये सब उसी के साइड इफेक्ट हैं। तो अब कैसे हम उसको आपको कंजर्व कर सकते हैं, ये सुन लीजिए। सबसे पहले हमको जो अंधाधुंध हम पेड़ों की कटान कर रहे हैं, जो हम पेड़ काट रहे हैं, इसको बंद करना चाहिए। जितने पेड़ कट किए जा रहे हैं उससे अधिक पेड़ लगाए जाएं, ठीक है, यानी इसको बैलेंस रखा जाए। हम ये नहीं कहते कि आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ना करिए या प्लांट ना लगाइए, फैक्ट्रियां ना लगाइए, ठीक है, लेकिन अगर ट्रीज कट कर रहे हैं तो उस हिसाब से उतने ट्रीज आप प्लांट भी तो करिए ताकि बैलेंस बना रहे। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब कि एक जगह एग्रीकल्चर किया, फिर उसको जला दिया, फिर दूसरे जगह किया, ये बंद होनी चाहिए। तो ये आपके माउंटेन एरियाज में मिलते हैं, ठीक है। जो किसी न किसी कारण से जंगलों में जो आग लग जाती है, जैसे अमेजन के जंगलों में भी आग लगी थी, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी, इसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि आग लगने से बहुत से सारे पेड़ पौधे जल करके खाक हो जाते हैं, इन्वायरमेंट को नुकसान होता है। फिर उन पौधों को फिर से उगने में, खड़ा होने में, बड़े होने में टाइम लगता है। अनप्लान्ड और अनऑथोराइज्ड जो आपके कॉलोनियां बन रही हैं,
उन पे रोक लगाई जाए, प्लांट कॉलोनियाँ बने, कॉलोनी बनाते समय ठीक है मेजरमेंट का पालन किया जाए, फॉरेस्ट जो एरियाज हैं उनको कवर किए जाएं, ठीक है, और वहाँ से एनिमल्स को किलिंग करना, लकड़ी काट करके ले जाना, इस चीज़ को रोका जाए। और उसके बाद से जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट काम किया जा सकता है कि वन महोत्सव हो गया, ठीक है, NGOs को लेकर के, लोकल एजेंसियों को लेकर के, ठीक है, जागरूकता फैलाई जाए, अवेयरनेस बढ़ाई जाए, अवेयरनेस बढ़ा करके वन महोत्सव ठीक है अपनाया जाए और अधिक से अधिक अमाउंट में ट्रीज को प्लांट किया जाए। और जब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ट्रीज प्लांट किए जाते हैं तो उनको एफोरेस्टेशन कहा जाता है, ये किया जाए। अब बात आती है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ की, वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व किया जाए। तो वाइल्ड लाइफ यानी एनिमल्स, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको किल किया जाता है, उनके नाखून के लिए मारा जाता है, उनके खाल के लिए मारा जाता है, उनके हॉर्न के लिए मारा जाता है, उनके टीथ के लिए उनको मारा जाता है, ठीक है, वो सब बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, ठीक है। जो इलीगल किलिंग है, हंटिंग है, उसको बैन करना चाहिए, बैन हुआ भी है आपके इंडिया में, और इनको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये भी काम भी हो रहा है, हो भी चुका है। नेशनल पार्क जो होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो आपके यहाँ हैं, अपने कंट्रीज में हैं, उनमें वो इसी के लिए बनाई गई हैं। वहाँ बस केवल एनिमल्स ही रहते हैं। जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनके लिए भी अलग अरेंजमेंट किया गया है। तो ये सब चीज़ें हैं और हमें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा। सोसाइटी में, इन्वायरमेंट में हमको रहना है, तो हम नेचर को कम से कम डैमेज करके अपना जो डेवलपमेंट करते हैं वो सबसे सूटेबल डेवलपमेंट होता है और उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना होगा। हम ऐसी फैक्ट्रियाँ नहीं लगानी है कि जिनसे बहुत ज़्यादा धुआं छूटे और जा करके इन्वायरमेंट वो खराब करे, जहरीली गैसें इन्वायरमेंट में फैलें और बीमारियों को जन्म दें। हमें ऐसा डेवलपमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। डेवलपमेंट चाहिए, इंडस्ट्रियाँ भी होनी चाहिए, डेवलपमेंट भी होना चाहिए, लेकिन बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाए। तो इसके लिए हमको रिसर्च करना पड़ेगा, हमें रिसर्च पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, नई टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा, साइंटिस्ट पैदा करने पड़ेंगे जो रिसर्च करें और ऐसी टेक्निक लाएं, ठीक है, कि बिना इन्वायरमेंट को डैमेज किए हमारा डेवलपमेंट चलता रहे, रुके ना। जैसे अगर इलेक्ट्रिक कारों का, इलेक्ट्रिक बसेस का यूज़ किया जाए तो जो एयर पोल्यूशन है उससे काफ़ी अमाउंट में हम मुक्ति पा सकते हैं। जो शहर दर शहर जो आपकी एयर पोल्यूशन हो रहा है, सांस लेने लायक हवा प्योर नहीं मिल रही है, उससे बहुत ही ज़्यादा हम उससे फ्री हो सकते हैं, ठीक है। CNG को लागू किया जाए, डीजल पेट्रोल पे हम डिपेंडेंट कम रहें, CNG पे डिपेंडेंट ज़्यादा रहें, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलाई जाए। इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलाने में फ्यूल आपका यूज़ होगा नहीं। फ्यूल का जब कंबशन नहीं होगा तो धुआं इन्वायरमेंट में, स्मोक आपका इन्वायरमेंट में रिलीज होगा ही नहीं, तो उससे हमारा फ़ायदा है। ये हम जितनी इंडस्ट्रियां लगाते हैं, जो भी फैक्ट्रियां हम रन कराते हैं, उनसे जो कार्बन का एमिशन होता है, ये सीधे सीधे ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करता है, कार्बन एमिशन को बढ़ाता है। और कार्बन एमिशन जब बढ़ता है तो जब इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ती है तो आपका इन्वायरमेंट गर्म होने लगता है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती है। तो हमें इन्वायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। एक एक इंडियन तक इस बात को पहुंचाना है। उसमें गवर्नमेंट भी लगी हुई है, गवर्नमेंट भी अपने स्तर से बहुत सारे ऐसे रिस्पॉन्स चलाते हैं जो ये चीज़ें होती हैं और चीज़ें होनी भी चाहिए। इसी के साथ ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। कोई पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।